आज सभी मसालों में देखी भारी बिकवाली। जीरा करीब 3% गिरकर 20,400 तक फिसला। हल्दी में 3.5% से ज्यादा की गिरावट, 13,800 के नीचे बंद। धनिया में भी आधे % से ज्यादा की नरमी, 7,000 रुपए के करीब हुआ बंद। ग्वार में भी दिखी हल्की नरमी। ग्वारगम का वायदा 9,550 रुपए के करीब बंद, आधे % की कमजोरी। ग्वार सीड का वायदा हल्की गिरावट के साथ 5,100 रुपए के करीब बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट हैं। प्रथमेश माल्या है, एंजल वन से, और साथ ही रवि देवरा है, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी मार्केट की आज बात करें तो आज नॉन एग्री मार्केट में जबरदस्त तेजी है। नेचुरल गैस 6% से ज्यादा का उछाल, 315 रुपए के पार। क्रूड को देखिए 4% से ज्यादा की तेजी, 5,400 रुपए के पार। सोने में 1.5 से 2% की तेजी, 97,500 रुपए के करीब एमसीएक्स पर सोना पहुंच चुका है। अब 2,000 रुपए से भी कम की दूरी रिकॉर्ड स्तरों से सोने की रह चुकी है। चांदी देखिए, चांदी भी मजबूत है, 98,000 रुपए के स्तर पे चांदी है। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है, यानी चौतरफा खरीदारी नॉन एग्री मार्केट में दिख रही है, लेकिन वहीं एग्री में चौतरफा बिकवाली का रुख रहा। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। बताइए प्रथमेश जी, सोना 97,500 के करीब, क्या करें? पॉसिबल है ऊपर 98,600। तो फिलहाल तो एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और अपसाइड ही आज का सेशन ओपन हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 97,000 की जितना करीब मिले उतना इसको बाय करना चाहिए। 95,800 का स्टॉप और ऊपर में 98,600 की टारगेट। क्या कहेंगे सोने की इस तेजी में भूपेश जी? जी नमस्कार विश्वान जी। अगर सोने की बात करें विशेषकर, तो सोने में अभी भी विशेषकर आज के दिन के लिए ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है सोने में एक बार बिकवाली नहीं करनी चाहिए। कहीं भी डिप मिलता है 97,100 97,000 के आसपास, तो मात्र 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सोने में खरीदारी की जा सकती है आज के सत्र के लिए। या कैरी भी पोजीशन कर सकते हैं अगर बाजार सस्टेन करता है 97,000 के लेवल को। अपसाइड में मुझे लगता है 97,800 98,200 तक के लेवल समझ आते हैं। गोल्ड को लेकर आपका ये व्यू है। चलिए अब हमारे साथ रवि देवरा भी है। रवि जी, गोल्ड में आज जबरदस्त तेजी है, क्या लग रहा है आपको ये तेजी कंटिन्यू होगी? फिर से कल के सत्र में क्या रिकॉर्ड बन जाएगा क्या? जब से आज मॉर्निंग शो में भी हमने मींस गोल्ड जहां ओपन हो वहां पे गोल्ड एंड क्रूड में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। एंड पर्टिकुलर गोल्ड में आज मींस के मॉर्निंग के हमारे जो लेवल थे 97,500 ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये तेजी और बढ़ सकती है। पर्टिकुलर रशिया का जो एक्शन है उसकी मार्केट वेट कर रहा है कि जिस हिसाब से यूक्रेन ने मींस के जो हमला किया है उसके बाद रशिया का क्या काउंटर एक्शन आता है, तो इससे थोड़ा फियर है मार्केट में बढ़ा है। साथ में जो काफी पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रही थी, उसमें कुछ रिवर्सल हमने ये वीक में आता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 97,200 पे बाय करना चाहिए सोने को। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 96,900 एंड टारगेट वुड बी 98,000। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो रैली है इसमें ये जो लेवल्स है वो शायद ब्रेक हो सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। और सेकंड मींस के लास्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइसेस आए थे डॉलर इंडेक्स नीचे था, अभी डॉलर इंडेक्स पे कंटिन्यूअस 99 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक एडेड एडवांटेज भी है। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। गोल्ड से जुड़े हुए काफी सवाल आ रहे हैं। सचिन हैं, सोने में मौजूदा लेवल पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? रवि जी बने रहें क्या? करंट लेवल के आसपास ही इनकी खरीदारी है? जरूर से बने रहे। 96,900 का स्टॉप लॉस रख के आप अपने पोजीशन कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे यूएस के मार्केट ओपन हो गए ये जो रैली वो एक्सटेंड हो सकते हैं। अपर साइड 98,000 98,200 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके,
तो ये सलाह आपके लिए आ गई है। गोपाल है दिल्ली से, सोने में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, गोल्ड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा इनको। 280 एंट्री पॉइंट, 95,930 स्टॉप, टारगेट 97,000। आप भूपेश जी, आपकी राय क्या है? अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका टारगेट और एसएल क्या है गोल्ड में? जी सर, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए 96,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 97,800, 98,300 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। पेश सोनी है, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी, दोनों में बता दीजिएगा। जैसे गोल्ड मिनी में मेरे हिसाब से करंट लेवल है वो आसपास से, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। हालांकि 96,900 के करीब अभी करंट फ्यूचर चल रहा है। उसका जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है। इसको बाय करना चाहिए अराउंड 96,780 पे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 96,500 एंड टारगेट होगा 97,600। सिल्वर में भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा अराउंड 97,300। बाइंग पोजीशन को कैरी करें या नई बाइंग पोजीशन पे आप 97,700 पे बना सकते हैं। टारगेट वोट भी 99,000। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, एनजी में क्या ट्रेडिंग कॉल है आपकी तरफ से आज? फिलहाल के लिए आज के सेशन के लिए अवॉइड करें। जितना मोमेंटम आ चुका था वो आ चुका है, बट फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रही है। जी, आपकी राय? हर्ष के लिए क्या सलाह है? एनजी में अगर ये ट्रेड करने का मन बना लिए हैं तो क्या सलाह है? आज 6% से ज्यादा का उछाल है। जी सर, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम आज के सत्र के लिए काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि बाजार 311-12 के आसपास कहीं भी मिलता है तो 308 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में आई होप कि मार्केट 318, 321 तक के भी लक्ष्य संभावित रहेंगे। 121 यानी करंट लेवल से 3 से 5 रुपए की तेजी और दिख सकती है। शेख खासा हैं, नेचुरल गैस में खरीदारी के लिए स्ट्रेटजी बताएं। रवि जी, आपकी राय क्या है? शेख खासा साहब के लिए सलाह। जरूर से काफी अच्छे प्राइसेस में मोमेंटम आ चुके हैं। पर्टिकुलर इसका रीजन भी है कि यूरो स्पॉट प्राइसेस काफी अच्छे बढ़े, जिस हिसाब से उम्मीद थी कि रशिया एंड यूरोप के बिटवीन जो डिफरेंसेस है वो थोड़े क्लोज हो गए। और वो जब भी डिफरेंस क्लोज हो गए, इससे एक बेटर एडवांटेज ये मिलेगा कि जो स्पॉट प्राइसेस है वो करेक्ट हो गए यूरोप के, क्योंकि यूरोप स्पॉट प्राइसेस अभी भी एक लेवल से ऊपर ही चल रहे थे। बट अभी जो बेसिक सिनारियो बना है, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जल्दी से पॉजिटिव न्यूज शायद वहां पे आए। तो आप यहाँ पे मींस काफी अच्छे प्राइस बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप 310 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन 18 के करीब बाय करें, 10 का स्टॉप लॉस लगाए, 3 ट्रेडिंग सेशन तक होल्ड करें। ये जो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको 34 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे मींस के क्योंकि फ्यूचर काफी चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे तेजी को प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक के सवाल ले लेते हैं। महावीर हैं बंगलुरु से, 5 जून तक के लिए सोने में क्या स्ट्रैटेजी होगी? 5 जून तक के लिए रवि जी क्या स्ट्रैटेजी है गोल्ड में? मेरे हिसाब से करंट स्ट्रेटेजी बाई की होगी। आई थिंक जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट चल रहा है, आपको अपनी बाइंग पोजीशन ही कैरी करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी बाय एंड डिप्स की होगी, एक्यूमुलेशन की होगी। एंड जब तक इसका बेसिक का कोई हल नहीं होगा, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में थोड़ा बहुत जो बाइंग मोमेंटम है वो आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक ये स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस में चेंज ना करें। 96,900 यही क्लोजिंग बेस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड जो टारगेट है, मुझे लग रहा है कि ऊपर एक बार अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 98,200 एंड 98,800 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो बाइंग पोजीशन ही कैरी करनी है। एडिशनल अगर आपको कोई एडवांटेज लेना है अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन पे, तो आप 1 लाख का कॉल ऑप्शन बेच दे। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो काफी जस्टिफाइबल कॉस्ट होगा, और इससे एडेड जो आपको ये प्रीमियम ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो आप में क्रेडिट हो जाए। ओके, कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉपर आज सारे बेस मेटल्स में कॉपर में अच्छी तेजी है और जिंक में भी, दोनों में 1-1% के आसपास की तेजी है। यहाँ पर प्रथमेश जी क्या राय है कॉपर और जिंक दोनों में? कॉपर में 867 के आसपास इनको बाय करना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 864 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 875 के लिए। फिलहाल जिंक में ऐसे कुछ खास अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रहे, जिंक को फिलहाल के लिए अवॉइड करें। कॉपर में बेटर अपॉर्चुनिटीज है। राकेश हैं, कच्चे तेल में खरीदारी की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी, कच्चे तेल पर क्या राय देंगे इनको?
ऑलरेडी आज 4% बढ़ चुका है इन पर्टिकुलर, जिस हिसाब से मींस के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे, तो इस हिसाब से प्राइसेस ने काफी अच्छा सिग्निफिकेंट प्रीमियम ले लिया। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन ही होगा ज्यादा। अभी यहाँ से 5420 के लेवल से रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में फेवरेबल नहीं है, तो आप क्या करें, ऑप्शन का इसमें भी इस्तेमाल करें, जिसमें आप डायरेक्टली 5400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 150 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 112 का, और ये कॉल ऑप्शन आपको 5400 का जो है वो अपर साइड 250 तक के लेवल दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की। और खाने के तेल को लेकर दो खबर है। एक तो सरकार ने क्रूड पाम, क्रूड सोया और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दी थी, एक ये खबर है जो शुक्रवार की देर शाम जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया था, और ड्यूटी डिफरेंशियल है वो 19% से ज़्यादा कर दिया गया है रिफाइंड और क्रूड का। लेकिन दूसरी खबर है मई के इंपोर्ट के नंबर्स किस तरह के रहे हैं, क्या ट्रेंड दिख रहे हैं, ये बातचीत करते हैं संदीप बजोरिया जी से, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया सर मई के इंपोर्ट के आंकड़ों से क्या ट्रेंड दिख रहा है, और जो सरकार ने जो ड्यूटी डिफरेंस ज़्यादा कर दिए हैं उसके बाद क्या ये ट्रेंड आगे और भी बदलेगा? मोहन जी, ये डिस्कशन फ्राइडे राइट को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें क्रूड एडिबल ऑयल जो सनफ्लावर, सोया और पाम की ड्यूटी जो 27.5% थी उसको 16.5 किया है, और रिफाइंड की ड्यूटी में कोई चेंज नहीं किया है। तो इससे क्रूड और रिफाइंड में अच्छा ड्यूटी डिफरेंस बढ़ गया है, और अब मेक इन इंडिया और इंडियन रिफाइनर्स को अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने का पूरा मौका मिलेगा, न कि हमें फॉरेन के लोग जो है मलेशिया, इंडोनेशिया के रिफाइनर्स जो पामोलिन $40 क्रूड से सस्ता बेचते थे, और इंडिया में रिफाइनर्स को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती थी और मार्जिन बहुत नेगेटिव चलता था। अब वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और हमें लगता है इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 से 100% पे जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह हो गई है कि इंपोर्ट जो मई में हुआ है, वो मई का इंपोर्ट जो है करीबन आप समझ लिए 6.5 लाख टन पाम का, 2 लाख टन सनफ्लावर का और 3,70,000 टन सोया का है। तो ये बड़े दिनों के बाद बढ़ा है। मतलब आप देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में एवरेज इंपोर्ट सिर्फ 9 लाख टन पर महीने का था, और अभी ये 12.5 लाख टन हमारे पास महीने आया है। आगे जाके हमारा ऑफ सीजन शुरू हो रहा है, इंडियन लोकल डोमेस्टिक क्रॉप की अवेलेबिलिटी डिप हो रही है, तो ये इंपोर्ट बढ़ेगा। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये इंपोर्ट जो है, आप समझ के चलिए 12.5 मई में है तो जून में 14 जाएगा, 13.5-14, और मुझे लग रहा है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में भी 14 लाख से 14.5 लाख के आसपास चलेगा। और आगे जाके ये जरूर हो जाएगा कि जो हम देख रहे हैं पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो बढ़ेगा। वो करीबन समझ के चलिए जून में पाम ऑयल आ जाएगा करीबन 7.5 लाख टन, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हर महीने 8-8.5 लाख टन आना चाहिए। सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट जो है वो 3-3.5 लाख के आसपास स्टेडी हो जाएगा। सनफ्लावर का इंपोर्ट 2 लाख टन से मतलब 1,60,000 के बीच में चलेगा। ऑफ सीजन है सनफ्लावर में वहाँ रशिया, यूक्रेन में, और इंडिया में सिर्फ कोर डिमांड पे सनफ्लावर चलेगा। सनफ्लावर महंगा तेल है अभी। आज की कीमतें आप देखें तो सनफ्लावर ऑयल का भाव है $1,220 पर मेट्रिक टन जुलाई शिपमेंट। सोया ऑयल का रेट है, आप समझ के चलिए, $1,080 का, और क्रूड पाम ऑयल का रेट है जुलाई शिपमेंट का $1,055-60 का। तो पाम सब में सस्ता तेल हो गया है, जो एक समय महंगा हुआ करता था, तो इसलिए पाम का इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे जाके। और पाम के बाद सोया और सोया के बाद सन, इस तरह से इंपोर्ट चलेगा। बट देश में फेस्टिवल सीजन में तेल की कोई कमी नहीं रहेगी, कंज्यूमर को तेल मिलेगा, और ड्यूटी कम होने से दाम भी कंज्यूमर को सस्ते और रिजनेबल मिलेंगे। ये बात क्या लग रहा है आपको, अगर भारत में अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम की गई है क्रूड पाम और क्रूड सोया, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में उस हिसाब से दाम एडजस्ट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उस्मान जी आपने। इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके आप समझ के चलिए, जैसे $110 हमारी ड्यूटी कम हुई है, तो $110 की ड्यूटी को कम लेके इंटरनेशनल मार्केट वाले आज हमें कोटेशन $30 से $35 ऊंचा ऑलरेडी बोलने लग गए हैं, जो फ्राइडे के मार्केट थे वो हिसाब से। तो हमें लग रहा है ये ऐसे ही जनरली होता है, जब ऐसी ड्यूटी घटती है तो उसका 1/3 जो सेलर लोग हैं वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और बाकी जो है वो फिर इंडिया में हमें प्रोसेसर्स को और कंज्यूमर्स को पास ऑन होता है। इस तरह से सिचुएशन होगी, तो वो उस तरह से ऑलरेडी आज रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड आई थिंक अभी मेक इन इंडिया के लिए
ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। एंड हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी फैक्ट्रियां चले, बहुत जरूरी था। और जहां तक सवाल है भी कर रहे थे, लगातार आवाज उठा रहे थे, जितनी बार आप लोगों से बातचीत होती थी तो ये सवाल आप लोग जरूर उठाते थे, और उम्मीद है कि ये इस बार आप लोगों की सुनी गई और सरकार ने इस तरह के फैसले किए हैं। और कंज्यूमर्स के साथ साथ इंडस्ट्री का भी भला हो, जो यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, अगर उनके पास क्रूड पाम आएगा वहाँ से इंपोर्ट होकर तो रिफाइनिंग कर पाएगी, घरेलू एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और कंज्यूमर्स को सस्ता तेल भी मिलेगा। लेकिन किसानों के हित के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। इस पर छोटा जवाब एक दे दीजिए सर। देखिए, किसानों के हित के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई एक दिन पहले, और गवर्नमेंट का काम है एमएसपी को डिफेंड करना। जब किसान लोग मार्केट में अपना गुड्स लाएंगे अक्टूबर में, तो उस समय गवर्नमेंट को पूरी अग्रेसिवली परचेस करना चाहिए, जो एमएसपी उन्होंने कमिटमेंट किया है। और मैं तो कह रहा हूँ उनको भावांतर स्कीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जो भी एमएसपी उन्होंने बनाई है और जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका डिफरेंस डायरेक्ट किसान के अकाउंट में क्रिएट करना चाहिए, सो दैट काम होगा। क्योंकि 100% यहाँ पर तो खरीदारी हो नहीं रही है, बना रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ये माल खरीदो, स्टोर करो, फिर बेचो, ये बड़ा कम्बरसम ऑपरेशन है। इसमें लॉसेस और दुनिया भर की लॉसेस और दूसरे इश्यूज खड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली भावांतर की तरफ देखना चाहिए कि तो किसान भी बहुत खुश हो जाएंगे, और आगे जाके मेन सीजन में खरीफ का जब क्रॉप आएगा मार्केट में, तो इंडस्ट्री और ट्रेड को भी दिक्कत नहीं होगी, उनको लगातार माल मिलता रहेगा इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी के हिसाब से, और सीड की क्रशिंग फुल स्पीड में चलती रहेगी। ओके, भावांतर स्कीम लाना खास करके तिलहन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। सोयाबीन को लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाते। रजिस्ट्रेशन कराने वाले सोया किसानों की संख्या कहा जाता है कि बहुत ही कम है। चलिए, कितनी खरीदारी हो रही है। शुक्रिया बजोरिया सर, आपने वक्त दिया, तमाम मुद्दों पे चर्चा की। हमारे साथ अनिल चतर भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के। सर, अभी संदीप भी कह रहे थे कि सरकार की कोशिश है लगातार एमएसपी पे खरीदने की, और किसानों के हक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की लिहाज से तो लगातार अच्छे कदम लिए जा रहे हैं, दलहन के फ्रंट पे हो, तिलहन के फ्रंट पर हो। लेकिन क्या किसानों के लिए अच्छी बात है क्या? एमएसपी पे कितनी खरीदारी हुई होगी सर मस्टर्ड की? सर, मस्टर्ड की ये साल में खरीदारी एमएसपी पे टोटल ऑल इंडिया में 9.5 लाख टन हुई है। 6 लाख टन पहले की है, टोटल 15.5 लाख टन है। एमएसपी पे खरीदी सरकार कर रही थी, लेकिन दाम एमएसपी के ऊपर आ गए मई महीने में। मस्टर्ड ऑयल के दाम जो है वो तेज होने की वजह से एमएसपी के ऊपर सरसों मंडियों में बिकने लग गई। एमएसपी सरकार की 5,950 है, मंडियां 6100 से 6300 के दाम हो गए, तो सरकार को 9.5 लाख टन माल ही मिल पाया। सरकार का टारगेट 25 लाख टन था, लेकिन माल 9.5 लाख टन मिला है, और 6 लाख टन सोयाबीन में ऐसा नहीं हो पा रहा। सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास मजबूरी है एमएसपी के 10% नीचे बेचने की, क्योंकि मंडियों में 10% नीचे भाव चल रहे हैं। सर, सोयाबीन और मस्टर्ड में एक फर्क है। सोयाबीन डीओसी बेस आइटम है, मस्टर्ड ऑयल बेस आइटम है। मस्टर्ड में 40% ऑयल निकलता है, सोयाबीन में 17 किलो ऑयल निकलता है। तो सोयाबीन की डीओसी का दाम बहुत ज्यादा खराब है। डीडीजीएस की वजह से सोया डीओसी उठ नहीं पा रही है। जो भाव 38 से 40 हजार रुपए रहते थे, वो 30 हजार के आसपास चल रहे हैं। तो ये सरकार ने अच्छा किया एमएसपी के लिए, किसानों की एमएसपी बढ़ाई 2 दिन पहले, वो किसानों के लिए किया, ड्यूटी घटाई वो उपभोक्ता के लिए किया। तो कम से कम इसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेरे हिसाब से सोयाबीन डीओसी और मस्टर्ड डीओसी में एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना चाहिए, तो इंडस्ट्री भी चलेगी, सोयाबीन किसान को उसका दाम भी मिलेगा, और एमएसपी की जो गारंटी दी है उसके आसपास हम कहीं पहुंच पाएंगे। जी, इससे काफ़ी समस्याएं हो रही डीएससी को लेके। उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलके जो यूनिट चली है उनको फायदा हो, ताकि पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग, किसानों को भी उसका फायदा मिले। सर, मस्टर्ड के अराइवल्स की प्रोडक्शन को लेकर अब तो स्थिति काफ़ी साफ हो गई होगी। क्या उत्पादन है क्या पूरे सीजन का सर? उत्पादन 111 लाख टन 22-23 मार्च को रवि सेमिनार में आका गया। अभी 22 अप्रैल को जयपुर में क्विट और मोपा की मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें यही निर्णय लिया गया कि अभी एक बार किसान ने माल रोका है। किसान को ऐसा लगता है कि मस्टर्ड 7,000 रुपए बिकनी चाहिए। अभी किसान भी बड़ा स्टॉकिस्ट हो गया है, गवर्नमेंट के पास भी माल है, तो मुझे लगता है कि इसका सितंबर में चेक करना पड़ेगा कि क्रॉप में कोई कमी है या इसमें इस सेम क्रॉप है या इसमें कुछ कमी है। अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन के सीजन में भी सेम ऐसा ही हुआ था। सोयाबीन 4700 रुपए बिक गई थी, उसके बाद सोयाबीन अभी 4200 रुपए बिक रही है, और किसान का माल आ रहा है। आज 2-2.5 लाख बोरी सोयाबीन की अराइवल होना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑफ सीजन में मस्टर्ड की आमदनी बढ़ जाए और किसान अपना माल लेके आए। तो क्रॉप की साइज में अभी कोई चेंज नहीं है। आज भी मैंने क्रॉप की रिपोर्ट दी है, एसएनडी दी है इस महीने की, तो 111 लाख टन क्रॉप जो आकी गई है वही क्रॉप है सर। शुक्रिया सर, और आपने वक्त निकाला और पूरी रिपोर्ट दे दी तिलहन मार्केट की, वो खास करके मस्टर्ड की आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों से शेयर कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसालों की। यहाँ पर भी आज काफ़ी गिरावट है।
3.5% से ज़्यादा हल्दी और करीब 3% जीरा टूट गया। धनिया में भी दबाव था। रवि जी बताइए, मसालों में इतनी गिरावट क्यों आई है और इस गिरावट के बाद क्या आपका आउटलुक है? जड़ से बेसिक देखे तो टर्मरिक में तो जो सेंटिमेंट है वो पहले से ही खराब है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से अभी रेनफॉल है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस एंड होप है कि यहाँ पे सोइंग पे काफी प्रभाव होगा। एब्सेंस ऑफ डिमांड ये सबसे दूसरा बड़ा फैक्टर है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इस हिसाब से अगर जिस हिसाब से अभी जो फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है तो इससे ही फ्लो ऑफ ट्रेड रहे तो आई थिंक इस हिसाब से डिमांड रहेगी। बट जिस हिसाब से मार्केट में रिएक्शन चल रहा है, शायद लग रहा है कि आगे जाके ये थोड़ी एक्टिविटीज में सेंटिमेंट डिस्ट्रॉय होगा एंड कम एक्सपोर्टर इतना ज्यादा स्टॉक नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक बेसिक रीजन है। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि टर्मरिक को नए बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। 20,000 के करीब जीरा में शायद एक टेक्निकल बाउंस होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के हिसाब से वहां पे प्राइसेस रुक सकते हैं। बट टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे और डाउन साइड है। 13,900 के करीब जून फ्यूचर को बेच के ही चले, 14,200 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार 13,200 तक के लेवल आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पे भी अगर पीयर के कंपेयर करें, जो आप सोयाबीन की राइटली चर्चा कर रहे थे, साथ में अदर पीयर है, कपास है, लगातार प्राइसेस ने मार्केट में सेंटिमेंट खराब किया। उसके सामने टर्मरिक के प्राइस अभी भी अच्छे लेवल पे, तो शायद इस टाइम सोइंग का जो प्रभाव है वो काफी हद तक टर्मरिक की ओर मुड़ सकता है। शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला, रवि जी, प्रथमेश जी, भूपेश जी, और हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए, जानने से पहले आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में लोन का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार जल्द रूरल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लॉन्च कर सकती है। इसके पीछे का मकसद क्या है और इसका क्या फायदा होगा, बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स और कब तक यह सिस्टम लॉन्च हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि रूरल क्रेडिट डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए और उसके लिए कई तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जो नई कोशिश है उसके हिसाब से सरकार एक नया क्रेडिट सिस्टम लॉन्च करने जा रही है ताकि जो रूरल बोरोवर्स हैं उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के तहत लाने में मदद मिले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया पर काम की शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट कोशिश ये है कि एक नया सिस्टम लॉन्च किया जाए जिसका नाम है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमाम ऐसे बोरोवर्स हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जो अभी भी इनफॉर्मल या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सोर्सेस हैं उसके ऊपर निर्भर हैं क्रेडिट के लिए। लिहाजा प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं कि एक नया सिस्टम लॉन्च किया जाए जिसका नाम होगा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, जिसके तहत इस तरह के बोरोवर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के तहत लाया जाएगा। इस मसले पर जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के अंदर बैठक हुई है बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके साथ, आरबीआई ऑफिशियल्स के साथ, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, और जल्द ही ये नया सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई से अप्रूवल का इंतजार है और जैसे ही आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिलता है उसके बाद तुरंत पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस नए सिस्टम को लॉन्च करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सरकार की कोशिश ये है कि इससे एक तरफ जहां जो इस तरह के बोरोवर्स हैं उन्हें फॉर्मल सिस्टम में लाने में मदद मिलेगी, उसी तरीके से रूरल एरियाज़ में जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एनपीए है उसमें भी कमी लाने में मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस स्कीम की घोषणा सरकार ने बजट 2025-26 में की है और अब इस पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी भी करीब 31% ऐसे फार्मर्स हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे निर्भर हैं क्रेडिट लेने के लिए। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि इस तरह के बोरोवर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के तहत लाई जाए। शुक्रिया प्रकाश, ये अहम डिटेल्स लेकर आने के लिए। तो सरकार का मकसद यही है कि रूरल लेंडिंग को बढ़ाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए, और अगर क्रेडिट स्कोर अगर बेहतर होगा तो वहाँ पर लोन देने में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे सैलरी आती है तो बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग हो जाती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। तो चलिए कमोडिटी फटाफट को इसी नोट पर समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।